दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। दोस्तों, आज चैप्टर 14 करने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है ल्यूसेंट की, जिसका नाम है उत्प्रेरण या फिर कैटालिसिस। ये कैटालिस्ट जो होते हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बनाया गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर वन लाइनर जी के भी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसको देखने के साथ साथ आपको ध्यान से सुनना भी है। दोस्तों, जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत आ रही है वीडियो को देखने में, वो इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं उत्प्रेरक को, जिसका नाम है कैटालिसिस। तो उत्प्रेरक होते क्या हैं, फिर कहते किसको हैं उत्प्रेरक। देखो दोस्तों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप डाल दोगे तो इनिशियली वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन का, उसमें वो जैसे डाले थे वैसे ही निकल जाएंगे। तो वो पदार्थ कहलाते हैं उत्प्रेरक, जो रासायनिक अभिक्रिया में पूरी तरह से भाग नहीं लेते। मतलब डाल दिया उनको और वो बदल गए, ऐसा नहीं है। डाला, कुछ ना कुछ बदले होंगे, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो बना है उसमें वैसे के वैसे ही निकल जाएंगे जैसे डाले थे। तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं उत्प्रेरक। ये पदार्थ उत्प्रेरक है। अब देखिए, उत्प्रेरक कुछ इंपॉर्टेंट उत्प्रेरक के बारे में जिक्र किया गया है और क्वेश्चन पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक यूज करते हैं, तो करते हैं लोहे का चूर्ण। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के, जो आर्टिफिशियल घी होता है, उसको बनाने के लिए निकिल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला तो। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण करते हैं। वहीं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है पांचवा, एल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं, या फिर यूं कहें गर्म एल्यूमिना पर एल्कोहल डालते हैं तो ईथर बनता है। और अगला है क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में क्यूप्रस क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख उत्प्रेरक थे। तो उत्प्रेरक में तो सिर्फ इतना ही होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर जी कहे या फिर ये कहे कि कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं से मिले ना मिले, लेकिन आपको 101% इन तथ्यों में से कुछ ना कुछ रखा हुआ जरूर मिलेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, पुराने तत्वों को, जो कि फॉसिल्स होते हैं, जमीन के अंदर से निकाले हुए होते हैं, बहुत पुराने होते हैं, उनको चेक करने के लिए कि वो कितने पुराने हैं, कार्बन 14 का यूज करते हैं, जो कि कार्बन 12 का एक अपर रूप है। तो इसका उपयोग करते हैं कार्बन 12 का जितने भी फॉसिल्स होते हैं उनकी आयु निर्धारण में। तो पहला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट, अब दोस्तों, किसी भी द्रव को वाटर के अंदर डाल दिया जाए, और ये वाटर के अंदर पूरी तरह से घुल जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो इस वाटर की जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन मतलब एक सरफेस का फिनोमिना, पानी की सतह का फिनोमिना, तो सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। तो यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लोरोफॉर्म को अगर सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दिया जाए तो फॉस्जीन गैस बना लेती है, जो बहुत जहरीली है, मार देती है दोस्तों, ये हाथों हाथी। अगला है वायुमंडल। ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में परिवर्तन करने के लिए की जो अभिक्रिया होती है वो कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला है मिट्टी में जो क्षारकत्व होता है, क्षारक होती प्रॉपर्टी मिट्टी की, वो घट जाने के लिए उसके अंदर जिप्सम डाल देते हैं। मिट्टी में क्षारकता को घटाने के लिए उसमें जिप्सम डाल देते हैं, क्योंकि जब मिट्टी क्षारक हो जाती है, ऊसर हो जाती है, तो वो अपने अंदर खेती को अच्छे से नहीं करती है, तो उसकी खेती उसमें कम होने लगती है। तो खेती को बढ़ावा देने के लिए या खेती को ज्यादा करने के लिए उसके अंदर फिर जिप्सम डाल देते हैं। जो क्षारकत्व होते हैं मिट्टी का, वो घट जाता है जिप्सम डालने से। जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O होता है। अगला, टेल्कन पाउडर के निर्माण में थियोफ्रेस्टस खनिज का उपयोग किया जाता है। थियोफ्रेस्टस खनिज किसके लिए यूज हो रहा है? टेल्कन पाउडर के लिए।
अगला है पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सर्वाधिक उपयुक्त है। पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। ध्यान दें, बर्फ जमने में जिलेटिन, अगर आपको बर्फ जमानी है तो उसके अंदर जिलेटिन डाल दीजिए। जिलेटिन डालने से ये होगा कि जम तो बहुत जल्दी जाएगी लेकिन पिघलेगी बहुत देर में, तो पिघलने से रोकता है जिलेटिन। अब देखिए शुष्क बर्फ जो होती है उसका फॉर्मूला होता है CO2। शुष्क बर्फ आपने पहाड़ों पर देखी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ठंडी होकर कंडेंस हो जाती है तो CO2 शुष्क बर्फ का नाम ले लेती है, मतलब उसको बोलते हैं शुष्क बर्फ। जो पहाड़ों पर होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होती है, वो जमने के बाद CO2 बनने के बाद वो शुष्क बर्फ का रूप ले लेती है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इस शुष्क बर्फ को सीधा गर्म करना स्टार्ट कर दोगे तो गर्म करने से क्या होगा, दिखने में तो आपको ठोस लग रही है लेकिन जैसे आप इसको गर्म करोगे तो ये तुरंत भाप बन के उड़ जाएगी, ये लिक्विड में तब्दील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड थी जो कैसी थी, गैसीय अवस्था में थी, लेकिन ठंडी की वजह से जम गई और कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के रूप में नीचे को गिर गई। अब अगला पॉइंट आता है कि पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक एसिड है। बिल्कुल सही बात है, पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक एसिड है जो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैकरीन के निर्माण के लिए टोलुइन का यूज करते हैं। टोलुइन क्या है, ये भी एक कार्बनिक यौगिक है जिसका फॉर्मूला होता है C6H5CH3। टोलुइन का प्रयोग तो किया जाता है सैकरीन के निर्माण में। तो सैकरीन जो होती है ये शुगर से, शर्करा से, शुगर से 550 गुना मीठी होती है, लेकिन ये पूरी बॉडी को, हमारी बॉडी को कोई भी एनर्जी नहीं देती। तो इसका मतलब इसकी कोई कैलोरी नहीं होती, इसके पास कोई कैलोरी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ जिनको शुगर की बीमारी है वो सैकरीन खा सकते हैं, मिठास का मजा ले सकते हैं और उनको शुगर भी नहीं होगी। अगला है क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसके अंदर पानी की मात्रा तो कम होती है और दूध के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब वसा है, उसकी मात्रा अधिक होती है। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है कि 1 किलोग्राम शहद, अगर आपके पास 1 किलोग्राम शहद है उसमें लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 किलो शहद, 1 किलोग्राम शहद आपको 3500 कैलोरी ऊर्जा देता है। तो ध्यान रखना ना आपको, बिल्कुल ऐसे एज इट इज। अब नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला N2O। इसकी खोज की थी प्रीस्टले ने, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीस्टले ने इसकी खोज की थी, इसको हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। हड्डियों में कितने % फॉस्फोरस पाई जाती है? 8% फॉस्फोरस पाई जाती है हड्डियों के अंदर। अगला है फॉस्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के लिए किया जाता है। पहले जमाने में क्या हुआ करता था, जब जहाज निकल कर जाया करते थे किसी एक रास्ते को फॉलो करते हुए पानी के अंदर, तो वो पीछे आने वाले जहाजों के लिए कुछ पानी के अंदर डाल दिया करते थे। वो डालने से ये होता था वो पानी के साथ रिएक्शन करके थोड़ा रेड कलर के साथ जलने लगता था, तो वो होती फॉस्फीन। तो फॉस्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने में किया जाता था, फॉस्फीन गैस का प्रयोग। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है क्योंकि ये एक ऑक्सीकारक का काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रंग उड़ा देती है क्लोरीन गैस। लेकिन ये कुछ देर के लिए उड़ाती है, बाकी बाद में कुछ देर बाद रंग आ जाता है, टेम्परेरी रंग उड़ाती है। सुरक्षित दियासलाइयों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। जो आपके पास मैच होती है, माचिस होती है, माचिस की तिली होती है, उसमें जो लगा हुआ रहता है इतना रेड 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 रेड, वो जो होता है वो होता है रेड फास्फोरस, वो होता है रेड फास्फोरस। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। यूरिया का फॉर्मूला क्या? NH2CONH2। इसके अंदर 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला है बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शुद्ध अल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पावर अल्कोहल किसको बोलते हैं? जब अल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिला दिया जाता है, जब अल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिला दिया जाता है तो ये पावर अल्कोहल कहलाता है, जो कि हवाई जहाज में ईंधन के रूप में काम आता है। अगला, कुछ आर्टिफिशियल खुशबूदार पदार्थ बनाने में
एथिल एसीटेट का प्रयोग भी किया जाता है आजकल। यूरिया एक पहला ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था वोलर द्वारा। वोलर द्वारा बनाया गया था। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है क्योंकि बर्जीलियस का एक चेला था। सिरके में एसिटिक एसिड CH3 पाया जाता है। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सिरके के अंदर। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बहुत ही ज्वलनशील गैस है एसिटिलीन। अगला पॉइंट है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ये फेरिक क्लोराइड जो होता है FeCl3 जो होता है, ये ब्लड के साथ स्कंदन कर लेता, कोएगुलेशन कर लेता है, स्कंदन, इसलिए ब्लड रुक जाता है फेरिक क्लोराइड लगाने पर। ये एक तरह का सॉल्ट है, सॉल्ट लवण। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। फास्फोरस 3 तरह का होता है, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस और अब आपको सुनने में आ गया होगा पीला फास्फोरस, येलो। ये 3 तरह के फास्फोरस होते हैं। सोर सेल जो होते हैं उसमें सीजियम प्रयुक्त होता है। सीजियम क्यों प्रयुक्त होता? क्योंकि सीजियम एक अच्छा मेटल है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री घास से। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जब खाना बनता है तो विटामिन मर जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग होता है। रजत मतलब सिल्वर की तरह जो दर्पण बनाया हुआ होता है, तो उसमें ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। दूध एक पायस है, इमल्सिफिकेशन है, इमल्सिफायर है एक दूध पायस। दूध क्या है? देखने में तो ऐसा लगता है कि होमोजीनियस है, होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन ये क्या है? एक्चुअल में होमोजीनियस नहीं है, ये हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। स्पेलिंग गलत हो सकती है, स्पेलिंग चेक कर ले। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूध का घनत्व, डेंसिटी तो बढ़ ही जाएगी अपने आप ही, क्योंकि हल्की चीज तो निकाल दिया आपने। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडर में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। इंपॉर्टेंट था। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल रेडिएटर में मिलाया जाता है ताकि पानी जमे ना। अब देख लेते हैं पुराने तेल चित्रों, ऑयल पेंटिंग के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2S। H2S एक ऐसी गैस है, आपने देखा होगा कि आपने अपने घर की पुताई करा दी, कलर कर दिया, या फिर आपने कोई चीज हवा में रख दी बहुत तेज कलर की, तो क्या होता है? कुछ दिनों बाद उसका कलर उतर जाता है। वो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसका कलर लगातार उड़ा देती है। ये कलर उड़ाने का काम भी करती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि सोडियम वायु में आकर बहुत तेजी से रिएक्शन कर लेती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व है ओस्मियम, जो कि डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है। अगला पॉइंट है, सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व है लिथियम। अपचायक वो होते हैं जो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। सबसे प्रबल अपचायक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखते हैं। सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सफेद सोना किसको बोलते हैं? प्लेटिनम को। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है वो चांदी है। सर्वाधिक विद्युत चालकता है, बहुत ज्यादा चालकता है इसकी। रेडॉन गैसीय तत्व में सबसे भारी है रेडॉन। क्यों है? क्योंकि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। जब रेडॉन सबसे नीचे आएगी तो सबसे भारी ओबियस है, होगी ही। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। पोलोनियम के 27 समस्थानिक होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को। नोबल धातुएं कौन सी होती हैं? नोबल धातुएं वो होती हैं जो ज्यादातर जैसे कि सिल्वर हो गई। नोबल धातु मतलब बहुत कम रिएक्शन करती हैं, बहुत ही प्यारी धातुएं होती हैं, ये बहुत ही कम रिएक्शन करती हैं, इनको नोबल धातुएं कहते हैं। मीथेनॉल को जब बहुत कम मात्रा में भी लिया जाए तो गंभीर विषाक्तन के साथ साथ
ये अंधेपन का कारण बन जाता है। मिथाइल अल्कोहल नहीं पीते हैं, इथाइल अल्कोहल पीते हैं। जो शराब होती है वो इथाइल अल्कोहल होती है। मिथाइल अल्कोहल ये बहुत ही खतरनाक वाला क्या है, ये मतलब अच्छा नहीं है अल्कोहल, ये अंधा कर देता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल मतलब HF में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। इसी कारण HF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि HF जो है अगर कांच के बर्तन में रख दिया जाए तो कांच के बर्तन में HF घुल जाता है, कांच के बर्तनों को घोल देता है। अगला, सोने का घनत्व पारे के घनत्व से ज्यादा होता है, इसलिए सोना पारे में डूब जाता है। सोने का घनत्व पारे के घनत्व से ज्यादा होता है, इसलिए सोना पारे में डूब जाता है। जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे ही जाएगा, ओबियस है। अब एक ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फूड पैकेजिंग में मटेरियल में किसका प्रयोग करते हैं? वो करते हैं बिस्फेनॉल का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रहे, बिस्फेनॉल फूड पैकेजिंग मटेरियल के लिए प्रयोग किया जाता है। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, और जेनॉन को और रेडॉन को क्या कह रहे थे? रेडॉन सबसे भारी था। जेनॉन क्या है? एक स्ट्रेंजर गैस है। तो दोस्तों इसमें इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए, आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो केमिस्ट्री हमारी पूरी खत्म हो चुकी है। आप एक एक करके चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत मजा आ जाएगा और आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। आप वीडियोस देख लें केमिस्ट्री की, और अगर इंग्लिश मीडियम के हैं आप तो मैं आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। थैंक यू सो मच।